प्रिय बच्चों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक शेखर जोशी की चर्चित कहानी गलता लोहा, जिसके विषय में अभी तक हम 3 वीडियो आपको भेज चुके हैं। बच्चों, शेखर जोशी की कहानी जो गलता लोहा है, यह बहुत ही मार्मिक और चर्चित कहानी है। ठीक है, मोहन इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है और उसका मित्र धनराम भी हमेशा उससे स्नेह करता है। तो गलता लोहा कहानी का ये भाग 4 है। ठीक है बच्चों, इस कहानी में मोहन और धनराम दोनों मित्र जो बचपन के मित्र थे, एक साथ पाठशाला में पढ़े हुए थे। धनराम के आखिर पर दुकान पर, जो लोहे की दुकान थी, वहाँ पर मोहन बैठा हुआ है और धनराम और मोहन दोनों अपने बचपन के बीते हुए दिनों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। खो गए हैं। वह अपनी पाठशाला में कैसे मास्टर त्रिलोक सिंह सजा देते थे, दंड देते थे, कैसे धनराम छड़ी कर करके ले आता था। तो इस तरह की बातें आपस में करते हैं और कभी कभी हो करके वो हंस भी देते हैं और बड़ी अपेक्षा रहती है धनराम से कि मोहन जो है आगे कुछ करेगा। तो इस तरह से ये कहानी अभी तक के विषय में ये बताया गया है। लेकिन अब मोहन के अपने जीवन के विषय में बताया जा रहा है कि मोहन पढ़ने में तो कुछ आगे को दिखा था, तेज था। वह गांव में पढ़ाई उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो पड़ोस के ही उसके बिरादरी के मित्र रमेश ने जो है मोहन को लखनऊ लेकर के अपने साथ गए। लेकिन वहां पर उनके परिवार की जो स्त्रियां थीं, जो पास पड़ोस की स्त्रियां थीं, वे सब मोहन को केवल एक नौकर के समान समझती थी। कोई कहता था मोहन दही लेकर के आओ जाओ, कोई सामान मंगाता था, कोई कुछ कहता था। दिन भर सुबह से शाम तक वह लोगों के सामान ले आना, दौड़ भाग में ही थक जाता था। पढ़ाई उसकी नहीं हो पाती थी। यहाँ उनके पिता जो पुरोहित का काम करते थे, वंशीधर, वो बड़ी आशा में थे कि हमारा बेटा जो है पढ़ लिख करके कुछ बन करके आएगा तो हमें जो है सब दुख हमारे दूर हो जाएंगे। लेकिन उनकी पूरी आशा पर पानी फेर दिया रमेश ने, क्योंकि रमेश वह अपनी जात बिरादरी का भी बताना उचित समझता था, उसे बेइज्जती लगती थी। सामान्य सचिवालय में वह नौकरी करता था, लेकिन फिर भी एक क्लर्क की तरह से था, लेकिन फिर भी वह मोहन को एक नौकर की तरह समझता था। वह मोहन से कहता था कि BA MA करके तो लोग मारे फिर रहे हैं, हाथ में कोई गुण ले लो, कोई कला सीख लो, तुम्हारे लिए भविष्य में काम देगा। मोहन पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे एक तरह से देखा जाए तो काम के बोझ के तले इतना दबा दिया गया कि वह बालक जो है खुलकर कह ही नहीं पाया, खुलकर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, जी नहीं पाया और वह एक कारखाने में, लोहे के कारखाने में काम कर रहा। अब वह जब गांव आया, क्योंकि उसके पिता को भी इसका पता चला, तब तो उनके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। बिल्कुल वह दुखी हुए, परेशान हुए, किसी से कह भी नहीं सकते थे। मोहन भी निराश हताश रहता था, खेतों की तरफ चला जाता है, शिल्पकार टोले की तरफ जाता है, धनराम के यहाँ पहुँचता है। बचपन के मित्र धनराम से दोनों अपनी बचपन की बातें करने लगते हैं। तो इस तरह की पूरी कहानी आप देखिए कहाँ तक पहुँचती है। तो आज अंतिम भाग इस कहानी का है। देखिए बच्चों, आपके इस कहानी में दिया गया है कि त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। मैंने पाठशाला में कैसे सजा मिलती थी, त्रिलोक सिंह मास्टर साहब पढ़ाते कैसे थे, धनराम को उन्होंने क्या कहा, इस तरह की बातों में वो लोग उलझे। हंसुए के फाल को बेत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ी। किसने? धनराम।
क्योंकि धनराम ने मोहन का जो हौसला था उसमें लकड़ी का हत्था लगता है, उसमें से निकाल लिया, आग में तपाया, हथौड़े से उसको सही किया, उसकी धार ला दी। उसके बाद ठंडा होने में समय लगता है, क्योंकि आग में तपाने के बाद उस लोहे को ठंडा होने में समय लगता था। समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। धनराम बच्चों मोहन का बचपन का साथी था, मित्र था, और धनराम की उस आफर पर, उस दुकान पर, घर पर मोहन आया हुआ था, तो बचपन का मित्र था, उसका साथी था, मानो हंसुआ दे करके वो अपने भूल चूक की माफी मांग रहा। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। यह बात धनराम ने मोहन से कहा कि पंडित जी अर्थात बंशीधर जी को फुर्सत नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता है, किसी से भिजवा देते तो मैं जो है बना। ठीक है। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। बच्चों यह जातिगत ऊंच नीच की भावना ही थी। ठीक है, भावना थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग के जो टोले के लोग थे वह सभी लोग शिल्पकार टोले की तरफ नहीं जाते। ठीक, लेकिन मोहन में ऐसा कुछ नहीं था। मोहन जातिगत ऊंच नीच की भेदभावना से कहीं ऊपर था। तो यही बात इसमें कही जाती है। इसके बाद ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं। मैंने ऐसी जो गांव की ऊंच नीच के भेदभाव की मान्यताएं थी, मोहन भी उससे जानता था। ऐसा नहीं था कि वो शहर में रहता था तो उसे यह पता नहीं था। उसे ऊंच नीच की भेदभावना पता था, लेकिन फिर भी वह इन्हें नहीं मानता था और धनराम के पास जाकर के कनस्तर के डिब्बे पे बैठा। देखिए, धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उससे कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। धनराम जानता था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल रहा था। वह अपना काम करता रहा। मोहन को यह भी नहीं कह सकता था कि अब आपका काम हुआ, जाइए, या वह ये भी नहीं कह सकता है कि आप रुकिए। ठीक, तो वह जान रहा था, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। लोहे की बच्चों एक छड़ थी जिसे बिल्कुल गोलाकार आकार दे रहा था। ठीक है, कौन? मोहन। लेकिन वह बहुत धनराम एक लोहे की छड़ को गर्म करके गोलाकार आकार दे रहा था, रेत की तरह बना रहा था उसको। धनराम उसमें बहुत देर से परेशान था। एक हाथ से सरसी, तो एक शब्द यहां पर आया हुआ है सरसी। बच्चों, सरसी जो है लोहे पकड़ने के लिए होता है, कुछ इस तरह कैंची की तरह से होता है, आप देखे होंगे। और वह जो है किसी लोहे को पकड़ने का काम लोग करते हैं, जैसे पिलास के होते हैं, उसी तरह से सरसी भी इसी तरह से होती है और वो लोहे को पकड़ने का काम करते हैं। अक्सर जहाँ पर लोहे का काम होता है तो लोहे को आग में, कोयले में तपाने के लिए, गर्म करने के लिए सरसी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, पकड़ते हैं तो सरसी से करते हैं। इसी प्रकार मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले आकार में ले आया या सुघड़ गोले का रूप दे डाला। यहाँ पर एक शब्द सुघड़ है। सुघड़ माने सुंदर आकार में, ठीक, सुंदर गोलाकार आकार में
ले आया। कौन ले आया? मोहन। धनराम लोहे की छड़ को गर्म करके मुड़ रहा था, बहुत देर से परेशान था, लेकिन वह उस सुंदर आकार नहीं दे पा रहा था। मोहन बैठा बैठा देखता रहा, उठा और हाथ से उसके संसी ले लिया, उस लोहे की राड को पकड़ लिया, हथौड़ा हाथ में ले लिया और भट्टी में गर्म करते हुए निहाई पर रख करके उसको सुघड़ आकार, सुंदर गोलाकार आकार उसको दे दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ, आकस्मिक बहुत एकाएक, फुर्ती माने बड़ी तीव्रता से, शीघ्र, कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक, अवाक शब्द है, अवाक का मतलब है जिसके मुंह से कोई शब्द न निकले, ठीक, वाक माने वाणी, कोई आवाज कोई वाणी न निकले, वो अवाक है। अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। बच्चों, यदि देखें तो धनराम का कार्य लोहे का कार्य था। वह फावड़ा, कुदाल, हसुआ, इस तरह की लोहे के कामगार वस्तुएं बनाता था। वह अपने पिता गंगाराम से सीखा था, पैतृक कार्य सीखा था, लोहे का काम वह करता था। लेकिन एक पुरोहित, एक पंडित जी का लड़का मोहन इस तरह से उस दुकान पर जाता है, वहाँ बैठा रहता है, उससे बातचीत करता है, बचपन के दिनों में खो जाते हैं। और इसके बाद जो है धनराम एक लोहे की छड़ को गोलाकार आकार देने के लिए बहुत देर से परेशान रहता है, उसे गर्म करता है, हथौड़े चलाता है, सरसी से पकड़ता है, लेकिन सुंदर आकार नहीं दे पाता। तब तक मोहन उसके हाथ से हथौड़े को ले लेता है, सरसी ले लेता है, लोहे की राड को सरसी से पकड़कर हथौड़े से चोट कर करके गर्म करके भट्टी में एक गोलाकार सुंदर आकार तुरंत दे देता है। सबसे ज्यादा अगर आश्चर्य किसी को था तो वह था धनराम को। क्यों? क्योंकि धनराम को यह आश्चर्य हो रहा था कि मोहन तो पढ़ने में बहुत तेज थे और वह लखनऊ गया। उसके पिताजी कहते थे कि मोहन तो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अफसर बन करके आएगा। बचपन से त्रिलोक सिंह जी भी उसको कहते थे। फिर वह कैसे किसी एक लोहे की राड को सुंदर गोलाकार आकार इतना जल्दी इतना शीघ्र दे दिया? यह तो वही कर सकता है जिसने इस लोहे के काम को सीखा हो। इसलिए धनराम आशंकित सा, सशंकित था, घबराया हुआ सा था, परेशान था। उसे सोचा कि मोहन ने ये कैसे काम किया। आगे देखिए, धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले अर्थात गोलाकार रिंग की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। आप चित्र में भी पुस्तक में देखेंगे तो वह चित्र ही में देखिएगा, दृष्टि वह जो है त्रुटिहीन, माने कोई इसमें त्रुटि तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है अभी गोलाकार आने में। वह उसको बहुत ध्यान से देख रहा है। ठीक बच्चों, आप चित्र में देखेंगे अगर पुस्तक में तो ये आपको देखेंगे ये रिंग मोहन जो है हाथ में हथौड़ा लेकर के उसे सुंदर गोलाकार आकार दे रहा है। इसके बाद उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में कि धनराम की तरफ मोहन देखा कि हाँ, मैं भी कारीगर हूँ और मैं भी इससे बहुत अच्छी तरह से यह काम जानता हूँ। एक तरह से स्वीकृति, सहमति वह धनराम की चाहता था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार और जीत था। एक निर्माणकर्ता, एक सर्जक की भावना मोहन की आंखों में थी। हार और जीत की भावना वहां पर नहीं थी, बल्कि किसी प्रकार की न हार की भावना थी न जीत की। बच्चों, अगर पूरी कहानी को हम संक्षेप में देखें तो मोहन एक संघर्षशील, परिश्रमी, कुशाग्र बुद्धि का बालक था। भविष्य में यदि उसे अच्छा अवसर मिला होता, उसे स्कूल अच्छा मिला होता, उसे उसके साथ
रमेश ने बुरा बर्ताव नहीं किया होता तो हो सकता है कि वह एक अफसर बनकर के आता और मास्टर त्रिलोक सिंह के जो वचन थे उसे सत्य साबित करता। लेकिन उसे कारखाने में, लोहे के कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया गया। वही वह सीख गया। गांव में उसका मित्र धनराम यह जानता था कि मोहन तो मास्टर त्रिलोक सिंह का नाम करेगा, पढ़ने में बहुत कुशाग्र था, तेज था। लेकिन जब वह उस रेत को गोला आकार दे देता है और त्रुटिहीन गोलाई, जिसमें कोई त्रुटि न हो, कोई गलती, कोई कमी न हो, यह देख करके धनराम आश्चर्य में पड़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार की कहानी के विषय में यदि हम देखें तो गलता लोहा जो जातिगत ऊंचे नीच की भेदभावना थी, जो बड़े और छोटे के निम्न की भावना थी, या यहाँ पर जो है वह पिघल चुकी थी, गल चुकी थी, उसके मन में कोई द्वेष ईर्ष्या का भाव नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा मोहन में नहीं थी। दूसरी बात यह है कि एक बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ रमेश जैसे लोग करते हैं। यह इस कहानी की भी हमें शिक्षा देती है कि बच्चों के भविष्य का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, धनराम और मोहन की मित्रता प्रगाढ़ थी। एक सच्चे मित्र की भी पहचान है कि कक्षा में साथ पढ़ने के साथ साथ भी मोहन से धनराम ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, बल्कि स्नेह करता था। ठीक, तो इस तरह से यह कहानी हमें बहुत सी शिक्षा देती है और यह एक मार्मिक कहानी है। बच्चों इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो आप लिखेंगे, कुछ प्रश्न हम आपको भेज देंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।